राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार श्री ओमकार चौधरी जी। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सर आपका चैनल पे। सर, एक लेख लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने याद दिलाया है कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा ने धांधली करके और जो मतदाता सूची थी उसमें गड़बड़ियां करके और तमाम किस्म के आरोप लगाए हैं भाजपा पे कि भाजपा ने इस तरीके से धांधली करके चुनाव जीता है। और ऐसे ही यही रिजल्ट बिहार का आने जा रहा है। एक तरह से उन्होंने बिहार के चुनाव में पहले से ही घोषणा कर दी कि भाजपा महाराष्ट्र की तरह क्लीन स्वीप करेगी और वही रिजल्ट आएगा। इसके अलावा परसों ये भोपाल में थे शायद या कहाँ थे, और तीन किस्म के घोड़े गिना रहे थे जो कि कांग्रेस में हैं। मैंने कहा यार, घोड़े तो आपने पहचान लिए, गिन लिए, कांग्रेस में जो गधे हैं उनके ऊपर भी कुछ रिसर्च होनी चाहिए कि गधे कितने हैं कांग्रेस में और किन किन पदों पे बैठे हैं। उनको घोड़ों की जगह दौड़ाया जा रहा है, तो कैसे रिजल्ट आएगा ये भी होना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं और कहते हैं कि आधी कांग्रेस छोड़ के चली जाए नहीं तो हम निकाल देंगे, नई कांग्रेस बनाएंगे। पर जब से इन्होंने वो स्लीपर सेल वाली पहचान की थी, एक भी घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा या शादी ब्याह वाला घोड़ा इन्होंने हटाया नहीं है किसी पद से। ऊपर से मोदी जी ने इनकी आधी कांग्रेस ऐसे ही तोड़ ली, अपने राष्ट्रवादी ग्रुप में शामिल कर ली। शशि थरूर जैसे लोग, मनीष तिवारी जैसे लोग, वो सरेआम उन्होंने मोदी जी वाली राष्ट्रवादी लाइन ले रखी है। और सर, राष्ट्रवादी लाइन लेना तो अच्छी बात है। अगर आप विदेश में जाके अपने देश की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने देश की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, अपने देश की समस्याओं को बता रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो ये तो हर राष्ट्रवादी व्यक्ति का कर्तव्य है। तो राहुल गांधी बड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं सर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या वो। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है और राहुल गांधी इस समस्या से कैसे उभर पाएंगे? राहुल गांधी की लीडरशिप पे जो सवाल उठ खड़े हुए हैं और खुद अपनी ही पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे बुरी तरह असंतुष्ट हैं, तो क्या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? बाबा जी, आपने उनके इंडियन एक्सप्रेस और कुल मिलाकर के 13 भाषाई अखबारों में जो उनका वही आर्टिकल छपा है उसकी चर्चा की है। आपने इनके भोपाल के भाषण की चर्चा की है। महाराष्ट्र को लेकर के इन्होंने जो टिप्पणी की है, बिहार को लेकर के जो आशंका व्यक्त की है, और आपने कहा है कि घोड़े या गधे, फिर आपने कहा है कि साहब इनकी समस्या क्या है। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या खुद राहुल गांधी है। ये कांग्रेस के रास्ते में ऐसी बाधा बन करके, ऐसा रोड़ा बन करके, बड़ा, वो जो बोल्डर होते हैं ना पहाड़ों में, कहीं से भी टपक पड़ते हैं किसी के भी सिर में, और किसी गाड़ी पर पड़ते हैं तो गाड़ी का कचूमर निकल जाता है, रास्ता रोक करके, और वो पूरे यातायात को तबाह कर देते हैं, आवागमन को तबाह कर देते हैं। तो राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया है। ये किसी को भी धमकी देते हैं कि आधी कांग्रेस को बाहर कर देंगे, किसी को भी स्लीपर सेल बताने लगते हैं। ये हैं कौन कांग्रेस के? और कांग्रेस पार्टी पार्टी की तरह काम कर रही है, बिहेव कर रही है, या 10 जनपद गांधी नेहरू परिवार की बांदी बन गई है, दासी बन गई है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है? तो एक तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि साहब ये पार्टी पार्टी की तरह चल रही है,
या इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे और जिसको चाहेंगे कान पकड़ करके बाहर कर देंगे, किसी को भी बेइज्जत कर देंगे। तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। अगस्त 2020 में एक G23 बना था, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, उसमें जितिन प्रसाद भी थे, उनमें शशि थरूर भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के मुकुल वासनिक, बहुत सारे नेता इनके हुआ करते थे उसमें। धीरे धीरे जिन्होंने अपने कान ढलका लिए, कंधे ढीले कर लिए, उनको तो अब कांग्रेस में पड़े रहने दिया गया। बाकी आप देख रहे होंगे कि गुलाम नबी आजाद बाहर हो चुके, कपिल सिब्बल बाहर हो चुके, कई, शशि थरूर समेत कई जो है अपने आप को अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और जहां तक इनके लेख का प्रश्न है और उसके कंटेंट का प्रश्न है, तो ये जो इन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया उस लेख में कि साहब जनादेश चुरा लिया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिली भगत करके, तो मैं राहुल गांधी से और उनके उनका जो राइटअप छपा है, लेख छपा है, 13 भाषाई अखबारों में 16 जगह लेख छपा है, तो उसके घोस्ट राइटर से भी पूछना चाहता हूं। लेख जरूर ये राहुल गांधी के नाम से छपा है, पर राहुल गांधी ने लिखा होगा, उनमें इतनी योग्यता है, इतनी परिपक्वता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 2014, 2019 और 2024 तीनों बार कांग्रेस हारी है। क्या वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने मिली भगत करके कांग्रेस को हराया है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई? आंध्र प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही? दूसरे मैं पूछना चाहता हूं, अरुणाचल में भी ये 2 चुनाव हार चुके, 2019 और 2024। असम में भी 2016 और 2021 2 चुनाव हार चुके। बिहार में 2010 और 2020 चुनाव हार चुके। छत्तीसगढ़ में 2013, 2023 में चुनाव हार चुके। दिल्ली में लगातार 3 लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव हार चुके और 0 सीटें आई हैं। गोवा में भी 2012, 2017, 2022 3 चुनाव हार चुके हैं निरंतरता में। गुजरात में तो लंबा इतिहास है इनके चुनाव हारने का, पर जब से राहुल गांधी लीडर बने हैं, इनकी सरपरस्ती में फैसले हो रहे हैं, तब से भी लगाएं तो गुजरात में 2012, 2017, 2022 तीनों चुनाव हारे हैं। तो यहां भी क्या चुनाव आयोग ने, मतलब चुनाव आयोग इतने लंबे समय से कॉन्स्पिरेसी रच रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस को हरवाने के लिए। हरियाणा जो आपका पड़ोसी राज्य है, 2014, 2019, 2024 3 लगातार चुनाव हारी है। हिमाचल में 2017 में हारी है। जम्मू कश्मीर में 2014, 2024 में हारी है। झारखंड में 2014 में हारी है। कर्नाटक में 2018 में हारी है। मध्य प्रदेश में 2013 और 2023 में हारी है। महाराष्ट्र में 2014, 2019 और 2024 में हारी है। मणिपुर में 2017 और 2022 में हारी है। मेघालय में भी 2 बार इनकी लीडरशिप में 2018, 2023 में हारी। मिजोरम में 2 बार हारी, 2018 और 2023 में। नागालैंड में 2013, 2018, 2023 में हारी है। उड़ीसा में 3 चुनाव लगातार हारी है, 2014, 2019, 2024। पंजाब में 2012 में भी हारी, 2022 में भी हारी। पुडुचेरी में 2011 और 2021 2 चुनाव हार चुकी इनकी लीडरशिप में। राजस्थान में 2013, 2023 में हारी है। सिक्किम में 2014, 2019, 2024 में हारी है। तमिलनाडु में 2011, 2016 में हारी। और तमिलनाडु में इनकी खुद की सरकार बने हुए तो 5 साढ़े 5 दशक हो चुके हैं। तेलंगाना में 2014, 2018 में हारी है।
त्रिपुरा में भी 2013, 2018, 2023 में हारी है। उत्तर प्रदेश में तो 1989 के बाद, नारायण दत्त तिवारी इनके आखिरी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कभी इनको जनादेश नहीं मिला। और अगर हाल की बात करें तो 2012, 17, 2022 तीनों चुनाव बहुत बुरी तरह हारी है। 2-2.5% वोट शेयर रह गया है और अब विधानसभा में केवल 2 सीटें हैं। उत्तराखंड में भी 2017 और 2022 दो लगातार चुनाव हारी। पश्चिम बंगाल में 2011, 2016, 2021 तीन चुनाव लगातार हारी है। केरल में 2016 और 2021 और लोकसभा के 2014, 2019, 2024। तो जो इतने चुनाव हरवा चुके हों कांग्रेस पार्टी को, वो किस मुंह से लीडर बने हुए हैं और वो ये तय करें कि ये घोड़े हैं या गधे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अगर उसकी लीडरशिप लगातार लुटिया डुबो रही हो तो उसको पार्टी का नेतृत्व करने का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार ही नहीं बनता है कि आप लीडर बने रहे। आप में क्वालिटी क्या है जो आप पार्टी की नैया डुबो रहे हैं, पार्टी को लगातार हरवा रहे हैं और हर हार के बाद आप कोई एक बहाना तलाश करते हैं। कभी आप ईवीएम के चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी ये सरकार तो अपनी मनमर्जी से चुनाव आयुक्त नियुक्त कर रही है, कभी कहते हैं कि जी वोट ऑफ परसेंटेज जानबूझ करके हाई दिखाया जाता है, कभी आप कहते हैं कि मतदाता जो हैं वो आश्चर्यजनक रूप से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। तो भैया जब ये सब काम हो रहे थे, सो रहे थे क्या? आपका पार्टी संगठन सो रहा था क्या अलग अलग राज्यों में? और क्या आपने एक भी कंप्लेंट उस समय अपने संगठन के जरिए चुनाव आयोग में डलवाई थी क्या? तो ये लगातार अपनी लीडरशिप, संगठन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने कांग्रेस के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को भ्रमित बनाए रखने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग का भी इस पर जवाब आ चुका है और चुनाव आयोग ने भी यही बात कही है जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहाने तलाश करते हैं। इनके पास किसी भी चीज का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, कोई कंप्लेंट इनकी तरफ से नहीं आई। और हरियाणा की 24 सीटों पर इन्होंने कंप्लेंट डाली थी, 1700 पेज का जवाब चुनाव आयोग ने भेजा था। लेकिन जब आरोप लगाने पर आते हैं तो नवंबर 2024 में महाराष्ट्र को लेकर के भी इनको जवाब भेज दिया गया था। जो इनकी शंकाएं थी वो जवाब नहीं पढ़ते ये, और फिर बार बार वही चीजें दोहराना शुरू कर देते हैं। जहां तक बिहार का प्रश्न है, महाराष्ट्र का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि साहब जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को चुरा लिया, उसी तरीके से बिहार में भी वो तैयारी कर रही है। तो बिहार में आपका है क्या? उत्तर प्रदेश में आपका है क्या? पश्चिम बंगाल में आपका है क्या? उड़ीसा में आप कहाँ खड़े हैं? तमिलनाडु में आप कहाँ खड़े हैं? झारखंड में भी आपकी पोजीशन क्या है? जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से आपके कितने जीत करके आए हैं? और जो जीत करके आए हैं क्या उनमें एक भी हिंदू है? तो इस पार्टी का कबाड़ा हो चुका है, क्योंकि ये जो आपकी जनता होती है और जो जनता की आकांक्षाएं होती हैं, जो जनमानस होता है, उससे पूरी तरीके से कट चुके हैं। जी सर, मैं एक बड़ी मजेदार मैंने एक बात नोट की, ये महाराष्ट्र से पहले हरियाणा भी तो हारे हैं और हरियाणा में तो बिल्कुल जीता हुआ चुनाव हारे हैं। हरियाणा में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट या नेता या सेफोलॉजिस्ट नहीं था जो भाजपा को 15 से अधिक सीटें दे रहा हो। और आपको ध्यान होगा जिस दिन काउंटिंग भी हो रही थी इधर, पहले 2-2.5 घंटे तक तो कांग्रेस को 65 और 70 सीट दिखा रहे थे सारे टीवी वाले, फिर अचानक जो है बाजी पलट गई। सर ये हरियाणा का एक बार भी नाम नहीं लेते।
कि हरियाणा हरवा दिया हमें चुनाव आयोग से मिली भगत करके भाजपा ने। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने उस लेख में ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि आखिरी के 4 महीने में बहुत अप्रत्याशित रूप से जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई, फर्जी मतदाता ऐड किए गए। एक मिस्टर उदित मोहन है सर, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, एक्स पे है वो ये बताते हैं कि भैया तेलंगाना में भी 13.5% वोटर बढ़े हैं, 37 लाख वोटर बढ़े तेलंगाना में। उसी तरह बंगाल में 14.3% वोटर बढ़े हैं, हिमाचल में 15% वोटर बढ़े हैं। और ये तीनों चुनाव भाजपा हारी है, तेलंगाना भी हारी, बंगाल भी हारी, हिमाचल भी हारी। मैंने तो आज तक कभी भाजपा को रोते हुए नहीं देखा। अच्छा, आप बताइए ना, लोकसभा में कितनी बुरी तरह हारी महाराष्ट्र में, परंतु 4 महीने के अंदर उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया, अपनी गलतियां सुधारी, अपनी रणनीति सुधारी और कितनी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र जीता। तो बजाय अपनी गलतियां सुधारने के, अपनी रणनीति सुधारने के और अपनी पॉलिसीज चेंज करें, अपनी लीडरशिप को मोटिवेट करें, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें, अपना मैनिफेस्टो सुधारें, अपनी वही आपने कहा जन भावना से पूरी तरह कटे हुए हैं। सारी दुनिया अचंभित है कि भारतीय सेना ने क्या शौर्य, क्या पराक्रम दिखाया है, और ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर हो गया, भारतीय सेना। अरे भाई, नरेंद्र सरेंडर हो गया इसका मतलब भारतीय सेना सरेंडर हो गई। तो आपने जो कहा ना सर कि ये पूरी तरह जन भावना से कट चुके हैं। भारत की जनता क्या सोचती है, ये मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में 85% हिंदुओं से पूरी तरह कटी हुई पार्टी। कल पता नहीं, बड़ा एक मजेदार हमारे एक मित्र ने जुमला किया कि ये 85% सिलेबस तो पढ़ते ही नहीं हिंदुओं वाला, ये सिर्फ 15% मुसलमानों को रिझाने, खुश करने की राजनीति कर रहे हैं। तो ईवीएम तो हैक होगी। सर, ये जो इन्होंने जो भाषण दिया है, ये क्या अपने कार्यकर्ताओं, ये इसका स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे क्या जब इन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर? इन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत की 140 करोड़ जनता, जिसमें से 85% हिंदू हैं, उनपे उनके इस जुमले की, इस गैर जिम्मेदाराना स्टैंड अप कॉमेडी का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। बाबा जी, ऐसा है कि गेम है कुछ और, उसे समझने की जरूरत है। अब ये उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये परिवार बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि जो भारतीय जनमानस है वो इनके खिलाफ है। 3 लोकसभा चुनाव और उसमें 3 अंकों तक भी सीट नहीं पहुंच पाई लोकसभा की। ये ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए आपकी अपनी पार्टी को 150 सीटों तक तो पहुंचना पड़ेगा, और जो आपके सहयोगी हैं उनका भी प्रदर्शन वैसा ही रखना पड़ेगा जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है उनका। अभी कांग्रेस पार्टी की 99 और बाकी सबकी मिलाकर के 232 सीटें हैं। तो इसमें अगर 150 सीटें कांग्रेस की होती तो इनकी सरकार बन गई होती और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई होती। लेकिन 232 तो इंडी गठबंधन की सबकी मिलाकर के, इंक्लूडिंग कांग्रेस, और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें, यानी 8 सीटें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की ही पूरे इंडी गठबंधन से ज्यादा है। एक आंकड़ा और मैं अपने प्रोग्राम में देता हूं, दर्शकों के सामने रखता हूं, और ये बड़ा सोचने का विषय है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यूपीए की यानी सोनिया और राहुल गांधी की सरकार रही।
10 साल तक। जी 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, एनडीए की सरकार थी। उनके 10 साल के शासन के बाद कितनी सीटें बची थी कांग्रेस की? 44। 44। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन के बाद कितनी आई हैं? 240 सीटें। ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को दिखाई नहीं देता क्या? इनके रणनीतिकारों को दिखाई नहीं देता क्या? इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो चुकी है। इसलिए इनको कोई वहम नहीं है कि ये कभी सत्ता में आ सकते हैं। और खास तौर से जब तक नरेंद्र मोदी हैं, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार को कोई डिगा नहीं पाएगा। मेरे विचार से 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रहने का सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा था, वो नरेंद्र मोदी थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। उनके आंखों में, उनके चेहरे पर एक प्रायश्चित था कि यार मैं दिन रात खप रहा हूं पूरी देश की जनता के लिए। ना मैं वंशवाद को प्रश्रय देता हूं, ना भ्रष्टाचारियों को, ना दलाली खाने वालों को, ना हथियारों के सौदागरों को। मैंने ईमानदारी से काम किया है और मुझे सिला क्या दिया आपने, जब मैं तीसरी बार ओथ लेने वाला हूं तो मुझे बहुमत से 32 सीट दूर आपने रख दिया। अब आप पूछेंगे, और दर्शकों के मन में भी ये सवाल अब तक उभर चुका होगा, कि जब इनको पता है कि देश की जनता तो मोदी के पीछे खड़ी हुई है, तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? और ये इस तरह का वातावरण बार बार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? 13-13 भाषाई अखबारों में 16-16 लेख क्यों लिख रहे हैं? 16 जगह लेख क्यों लिख रहे हैं? इनको एक्चुअल में वैसा ही वातावरण इस देश में बनाना है जैसा 5 अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश में बनाया था। इसलिए ये जब अमेरिका जाते हैं, ये जब लंदन जाते हैं, जब ये विदेश यात्राओं में जाते हैं, तो ये खुलकर के वहां मीडिया में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत में मीडिया दबाव में काम कर रहा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। यानी एक ऐसा पूरा दुनिया के सामने एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे विपक्ष की और असहमति की आवाजों को भारत में दबाया जा रहा है और डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, और मनमाने तरीके से जनादेश को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर रही है, चुनाव आयोग से मिलकर के, दूसरी संस्थाओं से मिलकर के। और उसके लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं, यानी अचानक मतदाता जोड़े जा रहे हैं, वोटों परसेंटेज ज्यादा दिखाया जा रहा है, जितना वोट पड़े हैं उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। यानी ये उसी तरह का वातावरण और लोगों में उसी तरह का एक आक्रोश पैदा करके उनको सड़कों पर लाने की साजिश रच रहे हैं। आपने और दर्शकों ने ध्यान दिया होगा 2024 के चुनाव में भी और उससे पहले भी इन्होंने बार बार ये कहा है कि सारे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। इन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये संविधान में संशोधन करते हैं तो देश में आग लग जाएगी। तो इनका सपना तो यही है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा की जाएं और कोई जॉर्ज सोरोस, कोई डीप स्टेट, जिस तरह वहां जमाते इस्लामी था, इसी तरह यहाँ जो कुछ संगठन हैं, हालांकि पीएफआई से लेकर के कई पर नकेल कसी जा चुकी है, पर वो लीड करें और पीछे से कांग्रेस बीएनपी की तरह, जैसा बांग्लादेश में बीएनपी ने खेल किया। तो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने तो ये दावा किया था कि लंदन में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें बीएनपी के उपाध्यक्ष और
खालिदा जिया उर रहमान के बेटे बीएनपी के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे और राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां पर। तो ये दावे किए जा चुके हैं। तो इनका सपना अल्टीमेटली, क्योंकि ये जान चुके हैं कि जीत तो कभी सकते नहीं, तो जो बांग्लादेश में हुआ है वही ये भारत में करना चाहते हैं और उसके लिए एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं। और वो तभी होगी जब ये संवैधानिक संस्थाओं को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दें और मोदी सरकार पर भी लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाएं। अच्छा, तो सर इस पूरे अभी की जो डेवलपमेंट है और अभी का जो माहौल चल रहा है, इससे आने वाले समय में अभी 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, इंक्लूडिंग बिहार, असम, तमिलनाडु और एक दो और हैं। अभी अगले 2.5 साल में करीब 9 विधानसभाओं के चुनाव होंगे। जी, तो आपको इन सभी राज्यों में कांग्रेस का वही जो पुराना प्रदर्शन था, शानदार प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारने का, यही स्पेल कंटिन्यू होता हुआ लग रहा है आपको, या किसी राज्य में कोई इंप्रूवमेंट की संभावना? मुझे आप ये बताइए कि उन राज्यों के नाम ले लेता हूं जिनमें चुनाव होने वाले हैं अगले 2.5-3 साल में, 2.5 साल के भीतर हो जाएंगे। अभी इमीडिएटली बिहार आ रहा है। बिहार में क्या आप कोई इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन में? कहीं दूर दूर पिछली सीटें आ जाए वही बहुत है। हाँ, उतनी आ जाए तो बहुत है। बंगाल में क्या इनका इंप्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। खाता खुल जाए तो गनीमत है। जी, उसके बाद आप आ जाइए असम और केरल। तो केरल और असम में ये पिछला चुनाव भी हारे थे। इस बार ले देकर के केरल में कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन वहां पर शशि थरूर के नेतृत्व में आप ये समझ लीजिए कि बगावत हो चुकी है। और वो केरल में सर हर 5 साल पे रोटी पलटने वाली जो परंपरा है ना, इस वजह से कुछ राज्यों में तो इनका नंबर इसलिए आ जाता है, हिमाचल जैसे राज्यों में या राजस्थान जैसे राज्यों में। पिछली बार रोटी पलटने वाला मामला सिरे नहीं चढ़ा था। 2 बार से वहां पी विजयन मुख्यमंत्री हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ। अगर ये उसका भी फायदा इस बार नहीं उठा पाए तो आप ये समझ लीजिए कि पार्टी गर्त में वहां भी डूब चुकी है। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हैं, पाला खींच करके लड़ रहे हैं। गौरव गोगोई का उन्होंने पूरा जो है आरती उतार रखी है उनकी पत्नी के बारे में, उनके बारे में, और रोजाना जो है अच्छे तरीके से। अच्छा, तमिलनाडु के चुनाव होंगे। तमिलनाडु में ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये पिछलगू हैं वहां डीएमके के। तो ये ऐसे स्टेट। अच्छा, 2027 में आ जाइए, जहां आप बैठे हैं पंजाब में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर में है, गोवा में है और गुजरात में भी होने वाले हैं। तो इन राज्यों में मुझे बता दीजिए कौन से राज्य में ये वापसी कर सकते हैं? सर मैंने बोला ना, मैंने इनकी जो अब तक के जो पॉलिटिकल वो की जिन राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी के कारण हर 5 साल पे सरकार पलटने की परंपरा रही है, जैसे हिमाचल है उसमें एक से एक, राजस्थान है, ऐसे राज्यों में सर इनका भाग्य से छीका टूट जाता है, बिल्ली के भाग्य से। एक राज्य है जहां ये अगला चुनाव, एक भाई पंजाब में भी आने वाला है ना अगला चुनाव, पंजाब में मैं बैठा हुआ हूं सर इस वक्त। पंजाब की जो कांग्रेस है वो 3 धड़ों में विभाजित है। एक धड़ा वो वड़िंग साहब का है जो कि इस वक्त लुधियाना से सांसद हैं, एक दूसरा है वो बाजवा साहब है, ये 2 जट सिख लॉबी है, एक तीसरे हैं चन्नी साहब, वो दलित लॉबी है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं चन्नी साहब, और दलित उनके पीछे एकजुट हुआ पड़ा है। सर 3 जगह विभाजित है, और राहुल गांधी की इतनी भुकत नहीं है कि वो इन तीनों धड़ों को एक साथ बैठा के एक यूनाइटेड फ्रंट स्थापित कर सके। अभी आज से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद लुधियाना में उपचुनाव है, लुधियाना की एक सीट पे, वहीं आपकी पोल खुल जाएगी, आप देख लीजिएगा।
परंतु एक, कम से कम एक स्टेट हम इतना कह सकते हैं कि वहां कांग्रेस लड़ाई में है, वहां एक मेजर प्लेयर है बची, एक स्टेट पूरे नॉर्थ इंडिया में सर, एक स्टेट, ये है राहुल गांधी की लीडरशिप। तो अगर आप जिस स्टेट में चुनाव होने वाले हैं वहां अगर आप 6 महीने 6 महीने पहले जाना शुरू करेंगे तो आपको वोट कौन देगा? नहीं 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 सर, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, जितने भी स्टेट हैं वहां की रीजनल लीडरशिप कहती है कि नहीं नहीं आप कृपया मत आइएगा, हम लोग संभाल लेंगे। हर स्टेट में, न तो इनको, हरियाणा में चुनाव हुआ, हुड्डा ने इनको घुसने नहीं दिया, इनकी मर्जी से एक टिकट नहीं दिया, इन्होंने जहां जहां अपने रसूख का इस्तेमाल करके टिकट दिलवाई, हुड्डा ने हर जगह बागी कैंडिडेट खड़ा किया। आप कहते तो रहो स्लीपर सेल है भाजपा के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की निगाहों से उतर चुकी है। और अगर मैं फिर भी कहता हूं कि चलो मणिपुर में हो सकता है कि इनकी लॉटरी लग जाए, जिस तरह की वहां राजनीति ये करते रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट के बाहर। अगर गोवा में इतने तीसरी बार से वहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अगर वहां रोटी की उल्टा पलटी हो गई, लेकिन क्या हिमाचल में रहेगी क्या इनकी सरकार जब चुनाव होंगे? या सवाल ही पैदा नहीं होगा। कर्नाटक में बचेगी क्या इनकी सरकार? बिल्कुल नहीं। या तेलंगाना में ये कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? तो अगर एक दो राज्यों में आती भी है तो दो तीन राज्य इनके हाथ से जाएंगे भी। जी। तो कहीं भी अब ये हालत नहीं रह गई है कि 5 साल सरकार रहने के बाद कंटिन्यूटी में कांग्रेस की सरकार को लोग दोबारा चुनते हों। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कई सरकारें हैं जो सर 15 इतना ही साल नहीं, से, 20 साल से, 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी जा रही है। सर इतना ही नहीं, किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है, 1.5 से 2 साल के अंदर भयानक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ, जिस राज्य में भी, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, जहां भी कांग्रेस की सरकार आएगी, बाकी राज्यों में 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आती है, इनके यहां 1.5 साल में आती है। इतना गंदा इनका प्रशासन होता है। जी। तो इसलिए ले दे करके ये अब अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सारी जी। संवैधानिक संस्थाओं को ये संदेह के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और अल्टीमेटली बांग्लादेश जैसा सपना देख रहे हैं जो इनका कभी पूरा होने वाला नहीं है। बांग्लादेश बांग्लादेश है, श्रीलंका और नेपाल समझने की भूल ना करें, ये भारत है और भारत में इस तरह की कोई भी कोशिश सिरे चढ़ ही नहीं सकती। उसके पीछे चाहे डीप स्टेट हो, जॉर्ज सोरोस हो, अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी ताकत हो। सर मेरा एक अंतिम प्रश्न, अंतिम 1 मिनट मैं आपका और लूंगा। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी, इन्होंने जो रास्ता कांग्रेस के लीडर्स को दिखाया है, राहुल गांधी की नाक के नीचे, इस पे आपकी 1 मिनट की एक अंतिम टिप्पणी। देखिए, इनमें आप मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये दोनों तो G23 का हिस्सा भी थे जी। और ये पहले से ही नाराज हैं राहुल गांधी से, उनके तौर तरीकों से, उनकी कार्यशैली से। और एक गुलाम नबी आजाद ने 7 पेज की चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को अगस्त 2021 में कांग्रेस छोड़ते समय। वो चिट्ठी आप देख लीजिए, बस उसको पढ़ लीजिए और दर्शक भी उसको, वो मिल जाएगी दर्शकों को, वो सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उसमें ये कहा था उन्होंने कि जब से इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और जब से इन्होंने कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ली, इन्होंने पार्टी के जो टॉप लीडर थे, जो थिंक टैंक हुआ करते थे, अलग अलग राज्यों में फैसले लेने से पहले जिनसे सोनिया गांधी
चर्चा करती थी, घंटों घंटों चर्चा करती थी, वहां की लीडरशिप को विश्वास में लेकर के फैसले लेती थी। और सीडब्ल्यूसी में जो एक बार फैसले हो जाते थे कि हमें इस मुद्दे पर ये लाइन लेनी है, उसी पर फिर पार्टी खड़ी रहती थी। अब तो ना सीडब्ल्यूसी प्रासंगिक रह गई है, ना राज्यों की लीडरशिप, ना वो टॉप लीडरशिप जिनसे सलाह लेकर के फैसले लेती थी सोनिया गांधी। इन्होंने उन टॉप लीडरशिप की जो जो नेता थे, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, उनको भी बेइज्जत करना शुरू कर दिया था और उनसे मिलना बंद कर दिया था। तो कांग्रेस का भट्टा ऐसी थोड़ा बैठा है। और जो आप कह रहे हैं कि शशि थरूर या सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद की तो मैं गारंटी नहीं लेता, वो बेपेंदी के लोटे हैं। और वैसे भी वो कांग्रेस में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब इस उम्र में वो क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे? और समाजवादी पार्टी में भी उनके जैसे लोगों की कितनी गुंजाइश है, कितनी जगह है, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी कोई जगह हो नहीं सकती। हाँ, मनीष तिवारी की जगह हो सकती है और शशि थरूर की जगह हो सकती है, क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी को एक लीडर की जरूरत है जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो बना सके। और शशि थरूर तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी में उनको ले भी लिया जाएगा और उनकी भूमिका केंद्र में भी होगी और कहीं ना कहीं उनको बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इनसे पहले भी कांग्रेस पार्टी, जिनका मोहभंग हुआ है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों की बहुत लंबी सूची है बाबा जी, आप जानते हैं। और आगे भी ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि जिस तरह के इनके कर्म हैं, जिस तरह की इनकी कार्यशैली है, जिस तरह की ये बदजुबानी करते हैं और जो मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर और सेना विरोध पर आमादा हो जाते हैं, इससे इनकी अपनी छवि बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है। इनकी पार्टी की छवि तबाह हो चुकी है। इनके परिवार के बारे में भी, इनके पूर्वजों के बारे में भी इन्होंने बहुत एक नेगेटिव जो है वो मैसेज पूरे देश में छोड़ा हुआ है। आप म्यूट हैं छवि शायद। हाँ, छवि तबाह हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी हताशा में, इसी निराशा में ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। सर, आपने समय दिया, बहुत लंबी चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा सर किसी अन्य विषय पे आपसे दोबारा चर्चा होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।